हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह बहुत ही सेफ सुरक्षित अपने घरों पर होंगे। और क्योंकि अभी पढ़ाई का टाइम है और हमारे पास वेकेशंस हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा भी अगर पढ़ेंगे तो भी कुछ ना कुछ तो हमारे दिमाग में जाता जाएगा और हमें याद होता जाएगा। तो इसी कड़ी के अंदर आज मैं आपके लिए सोशल साइंस का एक चैप्टर लेके आया हूँ। यस, क्लास 6 का सोशल साइंस का चैप्टर है सिविक्स का, जिसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसके जो पैराग्राफ वाइज मैं आपको समझाता जाऊंगा हिंदी के अंदर, और वही पैराग्राफ इंग्लिश में आपको साइड स्क्रीन पर दिखाई देगा। राइट, और क्योंकि आप सब बहुत ही स्मार्ट किड हो तो आपको यहाँ पर एक बैटरी भी नज़र आ रही होगी। ये बैटरी है आपके माइंड की। जैसे जैसे पूरी ग्रीन हो जाएगी, जब चैप्टर ख़त्म होगा तब तक ये पूरी ग्रीन हो जाएगी। पूरी ग्रीन होने का मतलब क्या हुआ, आपको ये चैप्टर अच्छे से याद हो गया। राइट, तो अच्छे से समझना है। तो इस चैप्टर को जैसे मैं पैराग्राफ वाइज समझाता जाऊँगा, आप उसको समझते रहो। ठीक है, ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सबसे पहले समझते हैं इसका फर्स्ट पैराग्राफ, जो कि है Our planet has different kinds of peoples, each has a specific language, unique traditions, they follow different religions, cultures, these differences enrich our lives। यानी कि हम देखते हैं कि हमारे प्लेनेट पे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके अलग अलग धर्म हैं, जिनके लिए अलग अलग कल्चर है, और वो अलग अलग लाइफ स्टाइल को जीते हैं। ठीक है, और उनकी बोलने की भाषा अलग है। तो हर एरिया के अंदर अलग अलग तरीके से उनका रहन सहन है। तो यही इस पैरे स्टैंजा के अंदर समझाया गया है, जिसमें यूनिक ट्रेडिशंस हैं, उनके स्पेसिफिक लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस है ना, और इनसे उनकी लाइफ अलग तरीके से वो अपनी लाइफ को जीते हैं। नेक्स्ट इसका स्टैंजा देखते हैं। इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव डिफरेंट कस्टम्स, लैंग्वेजेस, ड्रेस एंड फूड हैबिट्स। इंडिया के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर भी अगर आप घूमोगे तो आपको अलग अलग टाइप्स के लोगों की फूड हैबिट्स नज़र आएगी और उनकी लैंग्वेजेस चेंज हो जाएगी। हम राजस्थान के अंदर अगर घूमें तो भी आपको अलग अलग लैंग्वेजेस आपको नज़र आएगी। जैसलमेर में जाओगे तो आपको अलग टाइप की मारवाड़ी नज़र आएगी लैंग्वेज, और यहाँ जोधपुर की अलग है। ऐसे हर एरिया की अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस में भी चेंज होता रहता है। तो इंडिया के अंदर तो सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस है और बहुत ही अलग अलग ट्रेडिशंस है, रिलीजन्स हैं। तो इंडिया तो बहुत ही वास्ट कंट्री है और बहुत ही डिफरेंट और वैरायटी ऑफ पीपल्स है अपने इंडिया के अंदर। राइट, तो द मेन रिलीजन्स इज इंडिया आर हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी। इस तरह के बहुत सारे हमारे धर्म भी हैं, जिसमें हिंदू हमारा सबसे मेन, इसके अंदर हिंदू लोग सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद में दूसरे धर्मों के लोग आते हैं, जैसे बुद्धिज़्म है, इस्लाम है, सिखिज़्म है, जैनिज़्म है, ऐसे बहुत सारे आते हैं। ठीक है, अब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द राइट फॉर एवरीवन टू प्रैक्टिस एनी लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर, वी ऑल आर वन डिस्पाइट द डिफरेंस। यानी कि हमारा इंडियन जो संविधान है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आपको ये छूट देते हैं कि आप अपने धर्म को फॉलो करो, अपने लैंग्वेजेस को बोलो और अपने रिलीजन धर्म को मानो, अपने भगवान को मानो। तो यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। तो इंडिया इतने अलग अलग वैरायटी होने के बाद भी वी आर वन। राइट, तो ये था पहले पैराग्राफ का मतलब। अब मैं बताता हूँ आपको दूसरे पैराग्राफ का मतलब। आवर कल्चर टुडे, यानी कि हमारा कल्चर, ठीक है, जो हम जीते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जैसे होता है, तो वैसे ही कल्चर्स कंसिस्ट ऑफ आइडियाज़, बिलीव्स, कस्टम्स, आर्ट, रिलीजन्स, म्यूज़िक एंड डांस। तो आपने देखा होगा कल्चर्स के अंदर क्या होते हैं, लोगों का अलग अलग तरीके के आइडियाज़ होते हैं काम करने के, अलग अलग उनकी सोच होती है, और अलग अलग उनके डांस, आर्ट, रिलीजन, म्यूज़िक सब अलग अलग होता है। अगर आप साउथ में जाओगे तो उनका म्यूज़िक अलग है, उनका डांस अलग है, उनका धर्म जो मानने का है भगवान अलग टाइप से आपको मूर्तियाँ दिखाई देंगी। वैसे ही अपने राजस्थान में अलग हो जाता है और थोड़े भगवान भी अलग अलग हैं। तो इस तरह से हर एरिया के अंदर आपको थोड़ी वैरायटी नज़र आएगी, जो कि कल्चर है और अपना अलग जीने का अंदाज़ है। राइट, अब हम
इसके आगे देखते हैं फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल, यानी सबकी फूड हैबिट्स भी अलग अलग है। राजस्थान के लोग अलग तरीके से खाना खाते हैं, अलग उनका खान पान है। साउथ का अलग होगा, आसाम साइड का अलग होगा, इस तरह से। फेस्टिवल्स दे सेलिब्रेट, देयर आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट आर द पार्ट ऑफ देयर कल्चर। उनकी जो आर्ट है, आर्टिस्टिक है, जैसे कठपुतली है, वो अपने राजस्थान में ही होती है ना। तो इस तरह से सबका एक अलग अलग आर्ट फॉर्म है। फेस्टिवल्स है तो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, उनके साउथ में भी अलग फेस्टिवल्स होते हैं, नॉर्थ में अलग होते हैं। इस तरह से सब कुछ मिक्स है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा इसी के अंदर फेस्टिवल्स। सम फेस्टिवल्स आर रिलीजियस एंड सम आर लिंक्ड टू द सीजन। तो कुछ सीजन्स आते हैं तब हमारे वो फेस्टिवल्स को मनाते हैं, और कुछ हमारे होते हैं जो रिलीजियस धार्मिक फेस्टिवल्स होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग दो टाइप के अगर एग्जाम में आ जाए तो आप बता सकते हो कि एक होता है फेस्टिवल सीजन टाइप का और एक होता है हमारा रिलीजियस टाइप का, राइट। अब नेशनल फेस्टिवल भी होते हैं। नेशनल फेस्टिवल कौन से, जैसे इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, गांधी जयंती है, ये सब हमारे नेशनल फेस्टिवल है जो पूरे कंट्री में एक साथ मनाया जाता है, ठीक है। अब फेस्टिवल सच एज दिवाली, दशहरा, होली, ईद, क्रिसमस आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री। तो ये कुछ ऐसे मेजर फेस्टिवल्स हैं जो पूरे इंडिया में मनाए जाते हैं, ठीक है। अब अदर फेस्टिवल्स सच एज बैसाखी, बसंत पंचमी, पोंगल, ओनम, गुरु पर्व, बिहू आर सेलिब्रेटेड इन सम पार्ट। तो जैसे बिहू है तो वो आसाम में मनाया जाएगा, ओनम है, पोंगल है, वो साउथ में मनाया जाएगा, इस तरह से। और जैसे अपना बसंत पंचमी है, बैसाखी है, बैसाखी जैसे पंजाब में मनाई जाती है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग टाइप के ये फेस्टिवल्स होते हैं। वी ऑल्सो सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ गॉड्स ग्रेट मैन एज फेस्टिवल। हम आजकल नेताओं के जो बहुत महान नेता हैं तो उनके भी हम उनको फेस्टिवल के रूप में लेते हैं, ठीक है। और उन भगवान के जो अलग अलग भगवान हैं उनके भी जो आते हैं फेस्टिवल्स, उनको भी हम सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड कृष्णा बर्थडे जन्माष्टमी, है ना। द बर्थडे ऑफ गौतम बुद्ध इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा। लॉर्ड महावीर बर्थडे सेलिब्रेटेड एज महावीर जयंती, है ना। एंड गुरु नानक्स बर्थडे एज गुरु पर्व। तो इस तरह से अलग अलग फेस्टिवल्स हैं जो हम एरियाज के अंदर मनाते हैं, है ना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। डांस एंड म्यूजिक, यस, सबसे मज़ेदार, है ना। आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आता होगा डांस करने में और म्यूज़िक सुनने में। हम भी अलग अलग टाइप के म्यूज़िक्स पसंद करते हैं और डांस फॉर्म भी पसंद करते हैं। तो आइए देखते हैं इंडिया की जो मेजर डांस फॉर्म है और म्यूज़िक है वो कौन कौन से। इंडिया हैज़ टू मेजर काइंड्स ऑफ डांसेस, क्लासिकल एंड फोक। फोक का मतलब क्या होता है, जो उस एरिया में डांस किए जाते हैं, ठीक है, जो नृत्य होता है। जैसे अपने कालबेलिया नृत्य है वो अपने राजस्थान का होता है। ऐसे ही अलग अलग टाइप के डांस फॉर्म है। और क्लासिकल डांस क्या होता है, जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नाटक, नृत्य है, ये सारे हमारे इंडियन कल्चर के अंदर आते हैं। जैसे कि द क्लासिकल डांस भरतनाट्यम इज पॉपुलर इन तमिलनाडु। ये बच्चों याद रखना कौन सा डांस कौन से एरिया में और कौन से राज्य में किया जाता है, ठीक है। जैसे भरतनाट्यम हो गया पॉपुलर इन तमिलनाडु, कथकली इन केरला, कथक इन नॉर्थ इंडिया, कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, मणिपुरी डांस इन मणिपुर एंड ओडिसी इन ओडिशा। तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एरिया का डांस का कौन से स्टेट का होता है वो याद रखना बच्चों, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द डांसेस टेल्स स्टोरी फ्रॉम द अदर टू एपिक्स, रामायण एंड द महाभारत। ज़्यादातर जो भी डांस फॉर्म है वो कहीं ना कहीं रामायण और महाभारत से कनेक्टेड है। तो उन्हीं के डांस को अलग अलग फॉर्म्स के अंदर वो शो करते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है देखने में, राइट। और इनको आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अगर आप इनके लिखेंगे कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, तो आपको उनके अलग अलग डांस फॉर्म भी पता चलेगी, राइट। नेक्स्ट, एंशिएंट इंडियन नॉलेज हैज़ बीन पास्ड वन ऑन बाय वर्ड ऑफ माउथ। तो इस तरह से एंशिएंट इंडियन का जो नॉलेज था वो एक दूसरे को बोल के बताया गया, क्योंकि पहले क्या था कि लिखने की तो था नहीं, तो उससे भी बहुत पुरानी बात है ये। तो उस वक्त क्या वो लोग बोल बोल के अपने कल्चर्स को और दूसरों को समझाते थे, ठीक है, कि कहाँ पर क्या होता है, राइट। उसके बाद में देखो स्टोरीज विथ मॉरल लेसन्स वर टोल्ड थ्रू सॉन्ग्स, डांस एंड ड्रामा। तो जो बहुत आपको
मोटिवेट करे, ठीक है, कोई लेसन दे, ऐसी स्टोरीज़ को वो डांस फॉर्म में बताते थे, सॉन्ग के फॉर्म में बताते थे और ड्रामा करके भी बताते थे। तो जब चीज़ कोई दिखती है तो वो बोलने से ज़्यादा दिखती है तो वो ज़्यादा मज़ा आता है, तो लोग ज़्यादा जल्दी उसको सीख लेते थे, याद रख लेते थे, ठीक है। अब उसके बाद में दिस इज़ कॉल्ड द आर्ट ऑफ फोक थिएटर। तो ये एक जो हमारे आर्ट ऑफ फोक थिएटर है, यानी कि हमारे जो लोकल नृत्य होते हैं, ठीक है, और लोक नृत्य जिसे हम कहते हैं, वो आर्ट के फॉर्म में थिएटर्स के अंदर दिखाए जाते थे। थिएटर सिनेमा थिएटर नहीं, मंच पर, ठीक है। तो अलग अलग मंच होते थे गाँवों में, वहाँ पर दिखाते थे। इस तरह से हम अलग अलग डांसेस को देख सकते थे। फोक डांसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन सीजन। फोक डांस लोक नृत्य होते हैं वो अलग अलग सीजन्स के ऊपर ही किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल भांगड़ा, ये भी बच्चों याद रखना कौन सा डांस कौन सी जगह, ठीक है। भांगड़ा फ्रॉम पंजाब, गरबा फ्रॉम गुजरात, छाऊ फ्रॉम झारखंड एंड ओडिशा, घूमर फ्रॉम राजस्थान, घूमर बहुत ही पॉपुलर है अपने राजस्थान का, लावनी फ्रॉम महाराष्ट्र एंड बिहू फ्रॉम आसाम आर द पॉपुलर फोक डांसेस। ये ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ मेन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना बच्चों। इंडियन म्यूजिक, अब बात करते हैं इंडियन म्यूजिक के बारे में। इंडियन म्यूजिक लाइक द डांस फॉर्म्स ऑल्सो गोज बैक टू द वेदास, यानी बहुत ही पुराने समय से संगीत चलता आ रहा है भारत का, और भारत का संगीत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पॉपुलर भी है, मशहूर भी है। There are two main schools of classical music. The North Indian school of classical music called Hindustani and the South Indian music called the Carnatic. तो ये दो तरह के म्यूजिक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से हैं। तो एक तो है हिंदुस्तानी, एक होता है कार्नेटिक। द इंडियन म्यूजिक वी हैव द घराना ट्रेडिशन। ओके, तो हम बात करते हैं फिर आपको पता चल गया दो तरह के म्यूजिक है, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक, राइट। अब इंडियन म्यूजिक वी हैव घराना ट्रेडिशन। अलग अलग इंडियन म्यूजिक के अंदर घराने होते हैं, तो उन घरानों का मतलब होता है कि उस अलग अलग फैमिलीज़ के अंदर अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स, क्लासिकल सॉन्ग्स को गाया जाता था, तो उनको हम घराना कहते हैं। तो घराना से पहचानते थे। स्टूडेंट्स लर्न म्यूजिक फ्रॉम ए गुरु बाय लिविंग इन हिज हाउस। उसके जहाँ से वो म्यूजिक की शिक्षा, संगीत की शिक्षा लेते थे, उनके घर में रहते थे और कई सालों तक रियाज करते थे, प्रैक्टिस करते थे, और उसके बाद में वो सीख कर फिर वो आगे परफॉर्म करते थे। डिवोशनल म्यूजिक सच एज कपलेट्स बाय कबीर, यानी कबीर के दोहे, और भजन भाई सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ऑल संग ओवर द कंट्री। तो आपने देखा होगा कितने अलग अलग ये लेजेंड्स लोग हैं जिनके दोहों को, संगीत को, भजनों को दोहराया जाता है, और आज भी बड़े लोग मधुरता के साथ उन गानों को गाते हैं। इंडियन फोक म्यूजिक कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशनल सॉन्ग संग ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड वेडिंग। तो आपने देखा होगा जब अपने घर में कोई शादी का फंक्शन होता है तो शादी के गीत हमारे दादी जी, नानी जी और लेडीज़ मिलकर गाती हैं, है ना। तो इस तरह से अलग अलग सॉन्ग्स होते हैं जो सीजन में या फेस्टिवल में ही या शादियों में गाए जाते हैं। अब हम आर्ट एंड स्कल्पचर। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ द बुद्धा आर केव पेंटिंग ऑफ अजंता एंड एलोरा इन महाराष्ट्र। तो यानी अजंता जो आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, स्कल्पचर, तो इतनी अच्छे मूर्तियाँ बनाते थे, और जहाँ पर कोई मशीन्स नहीं होती थी, कहीं कोई फिजिक्स का यूज़ वो बहुत उनको आइडिया नहीं था कि क्या फिजिक्स है, क्या केमिस्ट्री है, फिर भी वो इतनी अच्छी नाप तोल के साथ में मूर्तियां बनाते थे। और जिसका आपको उदाहरण है, अगर अजंता एलोरा केव्स आप महाराष्ट्र की देखोगे तो अमेजिंग, इस तरह से बहुत ही अच्छी नक्काशी। जैसे आप अपने यहाँ पर जसवंत थड़ा है, उस आप नक्काशी देखोगे तो बहुत ही अच्छी है। ऐसे कई अच्छे अच्छे मंदिर हैं, कोणार्क सन टेम्पल है, उसकी आप बारीकी देखो, और अपने माउंट आबू के अंदर है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, तो अमेजिंग काम किया हुआ है। और वो भी उस समय में जब कोई मशीन्स नहीं थी और काम हाथ से किया जाता था, बड़े धीरे धीरे तसल्ली से, है ना। मिनिएचर आर्ट्स इज सीन इन पिहरी, राजपूत, मुगल पेंटिंग्स। आपने देखा होगा राजघरानों में, या जब हम फोर्ट में जाते हैं, म्यूजियम में जाते हैं, तो अच्छी अच्छी पेंटिंग राजा महाराजाओं की, वो कोई घोड़े पे बैठा है, कोई हाथी पे बैठा है, और से लंबी लंबी आँखें हैं, मतलब उसको पेंटिंग्स में बना रखी है, और बड़ी बड़ी वो ड्रेसेस है, गाउन जैसे। तो इस तरह से वो आप पेंटिंग्स देखते हो ना, तो वो सारी मिनिएचर पेंटिंग्स में आती है, जो कि आजकल भी बनाई जाती है, लेकिन उतनी बारीकी से जो काम है वो तो उन्हीं का हेड्स ऑफ है।
उनका जैसा काम आज तक अभी नए जनरेशन मशीन्स होने के बाद भी इतना नहीं आता है जितना वो लोग करते थे। तो अर्लियर क्राफ्टमैन बिल्ड्स ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी वो बहुत ही अच्छे मंदिर बनाते थे जहाँ पर वो अपने धर्म को वहाँ पर जो दर्शन करने आते हैं, भक्त आते हैं, वो वहाँ पर बैठते थे, दर्शन करते थे और भगवान की आराधना करते थे। द लेटर इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड, जैसे आप देखो द स्तूपास ऑफ सांची आर बिल्ड बाय एम्परर अशोका, ताजमहल बाय शाहजहां, है ना। तो मुमताज की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। आलीशान, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही भव्य है, मज़ा आ जाता है देखने। अगर आप लोगों में से कोई लोग गए हों तो मुझे कमेंट्स में बताना कौन कौन लोगों ने ताजमहल देखा है। ओके, मैनी फेमस मॉन्यूमेंट्स आर एंड बिल्डिंग्स आर द पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, यानी इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे ही मॉन्यूमेंट्स है जो आज धरोहर है इंडिया की, और लोग वहाँ पर देखने जाते हैं उन धरोहर को। फूड, नेक्स्ट है फूड। The food grains, vegetables and fruits grown in our country vary from place to place depending upon their landform, climate and season. हर एरिया के अंदर अलग अलग टाइप के फ्रूट्स उगते हैं, खाना है, ठीक है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है और अनाज है, ये सब उगते हैं, है ना। जैसे एप्पल है तो आपको राजस्थान में तो उगेगी नहीं, तो वो कहाँ से मंगाई जाती है? आपके नॉर्थ से, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, कश्मीर से। अब चावल है तो चावल आपको राजस्थान में उग नहीं सकते क्योंकि पानी नहीं है, क्योंकि चावल को बहुत पानी चाहिए उगने के लिए, तो वो कहाँ होता है? केरला में, यानी साउथ के अंदर। तो इस तरह से अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग टाइप से अनाज की खेती होती है, फ्रूट्स होते हैं। कुछ फ्रूट्स साउथ में मिलते हैं तो कुछ फ्रूट नॉर्थ में मिलते हैं, कुछ फ्रूट वेस्ट में मिलते हैं, कुछ ईस्ट में मिलते हैं, है ना। जैसे कैर सांगरी की सब्जी है तो वो आपको सिर्फ राजस्थान में मिलेगी। अब यहाँ से लोग अलग जगह लेके जा सकते हैं क्योंकि यहीं पर उगती है, दूसरी जगह उगती नहीं है। इस तरह से समझ गए आप लोग? तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। अब देखो स्पाइसेस, यानी कि जो नमक मिर्च और जो मसाले होते हैं उनको कहते हैं स्पाइसेस, सच एज चिलीज, टर्मरिक, हल्दी, ठीक है, पेपर, काली मिर्च, कार्डमम, क्लोव्स आर ग्रोन। तो इस तरह के जो मसाले होते हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग उगाए जाते हैं। Sweets such as रसगुल्ला, श्रीखंड, पायसम, लड्डूज आर पॉपुलर इन इंडिया। वैसे तो इंडिया में आजकल हर जगह हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन जो स्पेसिफिक चीज़ है वो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मिर्ची बड़ा मशहूर है ना। और आप अगर अजमेर में जाओगे तो वहाँ कड़ी कचौरी पर बहुत मशहूर है। तो इस तरह से अलग अलग एरिया की अलग अलग खूबियाँ। आप जब साउथ जाते हो तो हमें डोसा बड़ा अच्छा लगता है, तो वहाँ का डोसा यहाँ हम खा तो लेते हैं लेकिन वो मज़ा नहीं जो साउथ में जाकर खाने में, है ना। तो इस तरह से अब हम चलते हैं, मुंह में पानी आने लग गया। टॉपिक चेंज। क्लोथ्स, यानी कि पहनावा। हर एरिया का अलग अलग पहनावा होता है। कैसे? लैंड एंड क्लाइमेट ऑल्सो डिटरमाइन द ड्रेस ऑफ वॉर्न बाय द पीपल ऑफ द एरिया। हर एरिया का अलग अलग पहनावा होता है, ठीक है। अब सम पार्ट्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड सम एरियाज नियर द सी। तो कहीं समुद्र के किनारे बसे हुए लोग, तो कहीं पर बहुत ही घने जंगलों के अंदर रहते हैं, और कहीं बहुत ठंड में रहते हैं हिमालयाज के अंदर, और कहीं पर हम रेगिस्तान में रहते हैं। तो अलग अलग एरियाज हैं, ठीक है। इन सम पार्ट्स समर आर वेरी हॉट लाइक राजस्थान। तो राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा तेज पड़ती है और सर्दी बहुत कम देर रुकती है। ऐसे ही क्लाइमेट इज ऑलमोस्ट द सेम थ्रू आउट द ईयर। तो कहीं पर भी विंटर्स आर वेरी कोल्ड वाइल इन अदर पार्ट क्लाइमेट, और कहीं कहीं जैसे साउथ में आप जाओगे तो वहाँ सर्दी भी ज़्यादा नहीं होती, गर्मी भी ज़्यादा नहीं होती। इस तरह से हिमाचल में जाओगे तो वहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, गर्मी कम होती है। इस तरह से अलग अलग एरिया की अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो वहाँ पर अलग अलग पहनावा होगा। द पॉपुलर ड्रेसेस इन आवर कंट्री आर सलवार कमीज, ठीक है, विद दुपट्टा इन पंजाब। तो ये ड्रेसेस ध्यान रखना कौन से एरिया में कैसी ड्रेसेस होती है, राइट। और उसके बाद में घाघरा, ठीक है, कचली इन राजस्थान, लहंगा चोली इन गुजरात एंड मुंदू ब्लाउज इन केरला। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, भूलना मत कौन सी ड्रेस कहाँ पर एरिया में पहनी जाती है। मैन जनरली वेयर ट्राउजर्स एंड शर्ट। ज़्यादातर तो हम लोग ट्राउजर, शर्ट और अपना कोट, ब्लेजर पहन लेते हैं, है ना, शादी ब्याह में कहीं जाते हैं, या फिर जैसे मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पर मैंने पहन लिया है क्योंकि यहाँ पर फिर भी टेम्परेचर कम है इसलिए, राइट। तो इस तरह से मैन का ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन अगर फोक डांस है या अलग है तो उसमें पहनावा अलग होगा। जैसे कि अदर ड्रेसेस मैन आर पजामा कुर्ता, धोती कुर्ता, लुंगी कुर्ता और
लुंगी शर्ट, ठीक है। मैन इन राजस्थान वियर चूड़ीदार एंड कुर्ता, ठीक है। और गाँवों में तो धोती भी पहनते हैं, कुर्ता भी पहनते हैं, ठीक है। विथ एन अचकन और अंगर की एंड चूड़ीदार विथ जैकेट इन वॉर्म इन राजस्थान। तो आप अलग अलग ड्रेसेस अगर आप स्टेट की देखोगे ना, ट्रेडिशनल ड्रेस, तो आपको दिख जाएगा कि कहाँ पर कैसी ड्रेस होती है। तो ये नामों को भूलना मत, कौन से एरिया के कौन सी ड्रेसेस होती है, ठीक है। इन तमिलनाडु मैन वियर्स लुंगीज आर कॉल्ड वेस्ती, ठीक है। एंड इन केरला दे कॉल्ड मुंडू, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्म हो गए, नाम हो गए, याद रखना बच्चों। मैन इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम मोस्टली वियर धोती कुर्ताज। इवन इन द स्टाइल ऑफ टाइम द टर्बन डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू इट। तो आपने देखा होगा जो साफे बांधते हैं, तो अपने राजस्थान में साफा बांधने की स्टाइल अलग है, हरियाणा में अलग होगी, इस तरह से पंजाब में अलग होती है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग एरिया के साफा बांधने की भी स्टाइल अलग अलग होती है। अब इन द हिली रीजन्स ड्यू टू द कोल्ड द कश्मीरीज वियर अ लॉन्ग वुलन कुर्ता एंड कॉल्ड अ फिरन। तो फिरन का मतलब क्या होता है? लॉन्ग कुर्ता। आपने कश्मीरी की ड्रेस देखना आप यूट्यूब पे, गूगल पे, तो वो बहुत बड़े गाउन होते हैं और मोटे होते हैं, जिससे उनको सर्दी नहीं लगती है। तो इस तरह से अब है यूनिटी, यानी कि एकता। द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट प्रूव्स द ऑल्दो वी हैड एंड स्टिल हैव डाइवर्स कल्चर बैकग्राउंड, पीपल फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स केम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स। द इंडियन फ्लैग, नेशनल एंथम एंड द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स आर द सिंबल्स ऑफ आवर यूनिटी। यानी कि इंडिया में इतने अलग अलग धर्म हैं, रिलीजन्स हैं, कल्चर हैं, ट्रेडिशंस हैं, लेकिन इन सब के होने के बावजूद हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई की और जीते, है ना। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि इंडिया अलग अलग ट्रेडिशंस होने के बावजूद, अलग अलग भाषाएं होने के बावजूद भी हम लोग एक बने रहे और एक साथ लड़े, तभी इंडिया को आज़ादी मिली। और हमारा नेशनल एंथम एक है, हमारा नेशनल सिंबल एक है, इस तरह से, और हमारे जो नेशनल सॉन्ग्स हैं वो एक हैं। तो इस तरह से ये है हमारी अखंडता में एकता, जिसको हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब लास्ट है हमारा पैराग्राफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, progress in communication, transport and technology during the 20th century has enabled us to overcome the geographical boundaries, has revolutionized our way of living। जैसे ही टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर, टेक्नोलॉजी बढ़ी, रोडें बनी, उसके बाद में एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही आसान हो गया। जैसे पहले बहुत टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में, आजकल बिना कम टाइम में हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, एरोप्लेन से, कार से, ठीक है। और उससे भी फास्ट अगर हमें किसी से बात करनी हो तो हमें लेटर नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ मोबाइल लगाते हैं और बात हो जाती है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन फास्ट हो गया, ट्रैवलिंग फास्ट हो गया, हर चीज़ फास्ट हम पढ़ सकते हैं। अगर यही ऑनलाइन नहीं होता तो क्या हम पढ़ पाते? आज से 10 साल पहले अगर ये कोरोना जैसी बीमारी आती तो, और उस वक्त हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती, तो कैसे हम लेते? क्योंकि उस वक्त इंटरनेट भी नहीं था, और था तो भी बहुत ही एक्सपेंसिव था। तो इस तरह से जैसे जैसे बदलाव आता गया, समय बदलता गया, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई और हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती गई, जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है। इकोनॉमिक्स, सोसाइटीज, कल्चर हैव बीन कनेक्टेड थ्रू द ग्लोबल वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आज हम जैसे यूट्यूब से पूरे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, हमें मालूम है अमेरिका में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है। इस तरह से हम सोशल मीडिया के थ्रू, नेट के थ्रू अलग अलग इन्फॉर्मेशंस मिलती है और हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हो गए। जैसे हम लोग थे ना, जब हम छोटे थे आपकी तरह, तो उस वक्त तो हमारे पास टीवी भी नहीं था और एक रेडियो ही था, तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मिलती नहीं थी, क्योंकि रेडियो भी थोड़े टाइम के लिए चलता था। तो इस तरह से आज आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट्स हो, बहुत ही जल्दी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाती है, लेकिन हमको पहले ऐसे नहीं मिलती थी। तो ये सब टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है ना। अब globalization has resulted in spreading the informations and ideas. Economically speaking, it has increased money flow. पैसे बहुत ज़्यादा लोगों के अर्निंग स्टार्ट हो गया। पहले क्या होता था, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, वकील यही बनते थे, लेकिन अब इतने सारे रास्ते हैं कि बच्चे या जो बड़े होते हैं तब हम अलग अलग एरियाज में जाकर भी अर्निंग कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नाउ, ठीक है। इकोनॉमिकली स्पीकिंग, इट हैज़ इंक्रीज मनी फ्लो, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड। आजकल व्यापार बढ़ गया तो लोग इंडिया में आते हैं व्यापार करने के लिए, क्योंकि इंडिया बहुत ही बड़ी कंट्री है और बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पर कमा सकते हैं,
काम कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट हुआ इंडिया का। लास्ट में दिस इज द ब्रॉट ऑल द कंट्रीज इनटू अ सिंगल जाइंट वर्ल्ड मार्केट। अब एक वर्ल्ड एक मतलब एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है, जहां पर आप इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी जाकर घर बैठे ही इंडिया से बाहर आप बिजनेस कर लेते हो और आप पैसे कमा लेते हो। इंडिया की मनी भी बढ़ती है और हमारा भी डेवलपमेंट होता है। इस तरह से we will learn with the help of 2 case studies to how historical and geographical factor influence in religion diversity। तो हम 2 केस स्टडी से समझते हैं कि अलग अलग जगह पे क्या फ़र्क होता है। ठीक है, नाउ सबसे पहले है जैसे केरला की केस स्टडी। तो केरला की क्या केस स्टडी है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना आपको बता देता हूँ कि केरला के अंदर जैसे समुंदर पास में है, ठीक है, सी है, तो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगा, वहाँ का रहन सहन चेंज होगा, वहाँ का डांस फॉर्म जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था वो अलग होगा। तो आप केस स्टडी को जब आप पढ़ोगे, क्योंकि अभी मैंने आपको सब समझा दिया, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि उनके रिवर्स कितनी हैं, ठीक है, उनका जो समुद्री तटीय इलाका है वहाँ पर क्या काम होता है, ठीक है, वेस्टर्न घाट क्या है, कथकली क्या है, ओनम क्या है, ये मैं सब आपको बता चुका हूँ, तो आप इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसे ही लद्दाख, लद्दाख कहाँ है, कश्मीर के पास में, तो कश्मीर से ऊपर है तो वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ठंड बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ ड्रेसिंग चेंज होगा, ट्रेडिशन चेंज है, कल्चर चेंज है, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज है, वहाँ का खाना पीना चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये दोनों केस स्टडी को आप ध्यान से पढ़ो, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आई होप कि ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है और सोशल साइंस के अंदर, और आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स आप मुझे बताओ, आपके ट्रू कमेंट्स, और मैं फिर से अगर आप को ये चैप्टर पसंद आया, समझ में आया, तो फिर मैं आगे आपके लिए और ऐसे चैप्टर्स बनाऊंगा। सो टिल देन लर्न, एंजॉय, आओ पढ़ें। दिस इज योर फ्री एजुकेशन चैनल वेयर यू कैन लर्न मोर एंड मोर एंड गेट गुड मार्क्स। सो आपकी बैटरी भी फुल हो गई है, यानी कि आपको अब सब कुछ समझ में आ गया है। अब आप चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आराम से कर सकते हो, और इनको पढ़ो एक बार चैप्टर को, फिर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। टिल देन वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन गुड बाय एंड एंजॉय लर्निंग विथ आओ पढ़ें। नमस्ते।